गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग सॉलिड स्टेट चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। किसके बारे में? जो दोष हम लोग देख रहे थे उसमें से एक बचा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक दोष, और फिर इलेक्ट्रॉनिक दोष के बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे जो ठोस होते हैं उसका विद्युतीय गुण यानी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर फिर हम लोग उसके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे। तो पहले जो दोष में एक है इलेक्ट्रॉनिक दोष। ये इलेक्ट्रॉनिक दोष होता क्या है? तो बोले ठोस में इलेक्ट्रॉन के व्यवस्था में अनियमितता के कारण उत्पन्न दोष को इलेक्ट्रॉनिक दोष कहते हैं। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब समूह 14 के तत्व है, और समूह 14 के तत्व में क्या होते हैं? उसके संयोजी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे सिलिकॉन है, उसके संयोजी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण अन्य सिलिकॉन परमाणु के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ एक एक का साझा करते हैं, और इस तरह से सिलिकॉन का आदर्श क्रिस्टल में एक एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा ये सहसंयोजक बंध के निर्माण के कारण क्या होते हैं? सिलिकॉन को हम लोग सहसंयोजी ठोस कहते हैं। जैसे ही इसको गर्म किया जाता है, ठीक, तो गर्म करने पर क्या होते हैं? ये सहसंयोजक बंध जो बना हुआ है ये टूट जाते हैं, और इसके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? अव्यवस्थित होते हैं, अर्थात उसमें दोष उत्पन्न होता है। इसी तरह सिलिकॉन में दूसरे तत्व के अशुद्धि, दूसरे तत्व कहने का अर्थ है जो समूह सिलिकॉन के संयोजी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन से कम या अधिक इलेक्ट्रॉन रखने वाले होते हैं, अर्थात समूह 13 और समूह 15 के तत्व को कह सकते हैं। तो समूह 13 के तत्व को अगर अशुद्धि के रूप में मिलाते हैं, जैसे अगर बोरान मिला दिए तो क्या हुआ? बोरान के संयोजी कक्षा में 3 ही इलेक्ट्रॉन है, ऑटोमेटिकली ये सिलिकॉन का जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो फ्री रह गया, और इस तरह से क्या होगा? उसमें दोष उत्पन्न होगा। उसी तरह अगर समूह 15 के तत्व फास्फोरस को मिला दे तो क्या होगा? ये सहसंयोजक बंध तो बना लेगा, लेकिन फास्फोरस के बाहर 5वां इलेक्ट्रॉन है जो मुक्त अवस्था में रह जाएगा, और क्या होगा? इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक दोष का निर्माण होगा। और ये क्या होते हैं? विद्युत धारा का चालन करने के लिए जिम्मेवार होते हैं, जिसके कारण इसे अर्धचालक भी कह सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग अर्धचालक के बारे में इसका और डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो इस तरह से किसी दूसरे तत्व के अशुद्धि को मिलाकर इलेक्ट्रॉनिक दोष उत्पन्न करने के क्रिया को क्या कहते हैं? डॉपिंग कहते हैं। दूसरे तत्व के अशुद्धि को मिलाकर इलेक्ट्रॉनिक दोष उत्पन्न करने के क्रिया को डॉपिंग कहते हैं, यानी डॉपिंग क्रिया के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक दोष उत्पन्न हो सकता है। चलिए अब हम लोग किसके बारे में आगे पढ़ेंगे? ठोसों के विद्युतीय गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो ठोसों के विद्युतीय गुण के लिए आगे हम लोग देखते हैं ठोसों के विद्युतीय गुण। ये विद्युतीय गुण जो है, विद्युतीय गुण कहने का अर्थ है, देखते हैं हम लोग कोई पदार्थ क्या होते हैं? विद्युत धारा को अपने से आसानी से पार होने देते हैं, अर्थात क्या होते हैं? विद्युत धारा के चालक होते हैं। कोई पदार्थ जैसे इलेक्ट्रिकल स्विच वगैरह है, वो जो है, देखिए आप स्विच को आराम से ऑफ कर रहे हैं या ऑन कर रहे हैं, तो क्या आपको करंट का झटका लग रहा? नहीं लग रहा। इसका अर्थ क्या हो गया कि वो स्विच यानी जो प्लास्टिक का बना हुआ है, प्लास्टिक का ही एक प्रकार है जिससे वो बना हुआ है, तो वो क्या होते हैं? विद्युत धारा का चालन नहीं कर पाते, तो वो भी तो ठोस है। तो ऑटोमेटिकली हम लोग ठोस को जो है विद्युत धारा प्रवाह करने के सामर्थ्य के आधार पर वर्गीकृत करेंगे, यानी उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ठोसों का जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है, ठोसों के विद्युतीय गुण, तो उसके आधार पर ठोस को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। क्या क्या 3 भाग? एक हो गया चालक, एक हो गया कुचालक, और एक हो गया अर्धचालक। तो ये चालक किसे कहेंगे, कुचालक किसे कहेंगे, अर्धचालक किसे कहेंगे, वो जानना है। तो वैसे पदार्थ, चालक के बारे में हम लोग कह रहे हैं, वैसे पदार्थ जो विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं उसे चालक कहते हैं। जैसे कोई धातु का तार है, उसमें से हम लोग देखते हैं करंट इजीली फ्लो होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि ये जो धातु का तार है, उस धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, जिसके कारण वो क्या होता है? विद्युत धारा का प्रवाह करने में सामर्थ्य होते हैं। उसी तरह का आयनिक ठोस, आयनिक ठोस में देखिएगा एक गुण हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि वो ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक, जबकि द्रवित अवस्था या जलीय विलयन में सुचालक।
क्यों? क्योंकि आयनिक ठोस में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, उसमें क्या मौजूद होता है? आयन्स मौजूद होते हैं। जैसे NaCl, तो इसमें दो तरह का आयन है, एक Na+ और दूसरा क्या है? Cl-। इस आयन के प्रवाह के कारण उसमें विद्युत धारा का चालन होता है और ठोस अवस्था में ये दोनों एक दूसरे के साथ मजबूती से जुड़े होते हैं, जिसके कारण कोई विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो पाता है। अर्थात आयनिक ठोस में आयनों के प्रवाह के कारण विद्युत धारा का चालन होता है, जिसके कारण यह द्रवित अवस्था या जलीय विलयन में ही विद्युत के सुचालक होते हैं। तो जो चालकता का मान है, किसी पदार्थ के चालकता के मान के आधार पर भी हम लोग उसे कह सकते हैं वो चालक है, कुचालक है या अर्धचालक। अगर किसी पदार्थ में चालकता का मान 10⁴ से 10⁷ पार ओम पार मीटर के रेंज में, तो हम लोग उसे क्या कह सकते हैं? चालक। तो कोई भी धात्विक पदार्थ, आयनिक यौगिक किसका उदाहरण हो जाएगा? चालक का। चलिए, और एक पट्टी के आधार पर भी हम लोग को चालक, कुचालक और अर्धचालक को बांटना है। तो ये पट्टी क्या है या बैंड क्या है, ये पहले जानना है। तो जैसे कोई एक परमाणु है, उसके संयोजी कक्षा में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं और एक ठोस है, इसका मतलब बहुत सारे परमाणु उसमें मिला हुआ है। तो वो जो पट्टी हम लोग कह रहे हैं वो है क्या? जो उसका संयोजी कक्षा है, उसमें जिसमें इलेक्ट्रॉन है, अगर बहुत सारे कक्षा इस तरह का होंगे तो वो क्या होगा? एक पट्टी नुमा आपको दिखाई पड़ेगा। तो उसी को हम लोग कहते हैं पट्टी या बैंड। तो इलेक्ट्रॉन जिसमें मौजूद होगा, जिस पट्टी में, उस पट्टी को हम लोग कहेंगे संयोजी पट्टी या VV मतलब कहां से? वैलेंस बैंड से। और जिस पट्टी में इलेक्ट्रॉन जाने से विद्युत धारा का चालन होगा उसे कहेंगे चालन पट्टी या कंडक्शन बैंड, शॉर्ट में CV। और ये दोनों पट्टी के बीच में जो गैप होता है, उस गैप को कहते हैं वर्जित पट्टी या फॉरबिडन बैंड। तो अब ये दोनों पट्टी में है क्या? इलेक्ट्रॉन अगर एक पट्टी से दूसरे पट्टी में जा पा रहा है तब हम लोग उसे क्या कहेंगे? चालक कहेंगे। अगर वो जाने में असमर्थ है तो कुचालक कहेंगे। कुछ हद तक जा सकता है तब हम लोग उसे अर्धचालक कहेंगे। एक सिंपल वे में इस तरह से समझ सकते हैं, दो बिल्डिंग है, दो बिल्डिंग के बीच में अगर गैप कम है, आप अगर एक छत पर है, अगर गैप कम है तो आसानी से दूसरे छत पर जा सकते हैं। आप जिस छत पर हैं वो हो गया कौन सा? संयोजी बैंड यानी वैलेंस बैंड। जिसमें आप जा सकते हैं यानी जो खाली है, जिसमें आप जाना चाह रहे हैं, वो हो गया कौन सा? संयोजी बैंड या चालन बैंड। तो अगर दो छतों के बीच में गैप कम है तो आप आसानी से जा सकते हैं। आप मतलब उसी को इलेक्ट्रॉन के रूप में लीजिए, तो इलेक्ट्रॉन अगर जा सकता है तो इसका मतलब क्या हो गया? विद्युत धारा का चालन हो गया, इसका अर्थ चालक होगा। तो हम लोग इस तरह से उसको बांट सकते हैं कि अगर संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच ये जो गैप है यानी फॉरबिडन बैंड है, अगर वो कम है तो इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें प्रवाहित हो सकता है, तो हम लोग उसे चालक कहेंगे। अर्थात संक्षेप में ये कह सकते हैं चालक के स्थिति में, यानी ये जो गैप कम दिखाया गया है इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? ये चालक है। अगर चालक के तुलना में गैप ज्यादा हुआ और कुचालक के तुलना में गैप कम हुआ तो हम लोग उसे क्या कहेंगे? अर्धचालक या सेमीकंडक्टर। और कुचालक में क्या होगा? यही गैप बहुत ज्यादा होगा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन का एक बैंड से दूसरे बैंड में यानी संयोजी पट्टी से चालन पट्टी में जा पाना संभव नहीं होता। यानी कुचालक की स्थिति में ये गैप सबसे ज्यादा, अर्धचालक की स्थिति में गैप कुचालक से कम लेकिन चालक से अधिक होता है, और चालक के स्थिति में फॉरबिडन बैंड का मान बहुत ही कम, या ये कह सकते हैं संयोजी बैंड और चालन बैंड के मध्य ऊर्जा का अंतर बहुत ही कम। इसी तरह हम लोग आते हैं कुचालक, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंसुलेटर। इससे बारे में ये कह सकते हैं कि ऐसे पदार्थ को उसमें रखेंगे जिसमें से विद्युत धारा का प्रवाह संभव नहीं होगा, तो हम लोग उसे क्या कहेंगे? कुचालक। अर्थात ये भी कह सकते हैं आयनिक यौगिक जो है वो ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक, क्यों? क्योंकि आयन का प्रवाह संभव नहीं हो पाता। उसी तरह प्लास्टिक, रबर, सूखा लकड़ी, ये सब को हम लोग किसका कह सकते हैं? कुचालक का उदाहरण कह सकते हैं। अर्थात इसमें से विद्युत धारा का प्रवाह संभव नहीं हो पाता।
क्यों? क्योंकि इसमें जो चालकता का मान है वो बहुत ही कम, चालकता का मान इसमें कितना होता है 10⁻⁻20 से 10⁻⁻10 पर ओम पर मीटर। अर्थात क्या है, चालकता का मान बहुत ही कम होने के कारण ये विद्युत धारा के प्रवाह करने में क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं। अब तीसरा प्रकार पर आते हैं, कौन सा, अर्धचालक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर किसे कहेंगे, ऐसे पदार्थ जिसका चालकता चालक से कम, चालक से कम, क्यों? क्योंकि चालक में सबसे ज्यादा है, और कुचालक से ज्यादा, उसे अर्धचालक कहते हैं। तो ये जो अर्धचालक है, तो इस अर्धचालक का भी आगे हम लोग देखेंगे, या फिजिक्स में हम लोग पढ़िए कि इसका भी बहुत सारा उपयोग है। तो इस अर्धचालक की स्थिति में चालकता का मान कितना होता है 10⁻⁻6 से 10⁻4 पर ओम पर मीटर। अब आते हैं ये जो अर्धचालक है ये क्या है। अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं। एक कुछ पदार्थ ऐसा भी है जिसको थोड़ा सा अगर गर्म कर दिया जाए तो क्या होते हैं, उसके बीच बने सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं और वो विद्युत धारा प्रवाह करने में सामर्थ होते हैं। और कुछ पदार्थ ऐसा भी है, ठीक है, जिसमें अगर अशुद्धि मिला दिया जाए तो वो विद्युत धारा का प्रवाह करने में समर्थ हो जाता है। तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपद्रवी अर्धचालक या बाह्य अर्धचालक। तो अर्धचालक को हम लोग आगे दो भागों में बांट सकते हैं। ये दो भाग क्या क्या हो गया, एक हो गया नैज्य या अंतर्निहित अर्धचालक। तो किसे कहेंगे, तो ऐसे पदार्थ जिसे गर्म करने पर विद्युत धारा का प्रवाह करने में सामर्थ होते हैं उसे नैज्य या अंतर्निहित, मतलब उसके अंदर ही है वो क्षमता जिससे क्या होगा, वो विद्युत धारा का कुछ हद तक चालन कर सकता है। और दूसरा आते हैं अपद्रवी या बाह्य अर्धचालक। तो अपद्रवी या बाह्य अर्धचालक ही मुख्य प्रकार है इस अर्धचालक का। तो इसमें क्या होते हैं, कुछ तत्व को अशुद्धि के रूप में मिलाया। अब जो तत्व अशुद्धि के रूप में मिला रहे हैं उसके संयोजी कक्षा के इलेक्ट्रॉन के आधार पर फिर आगे इसे दो भागों में बांटा जाता है। कौन सा, एन प्रकार के अर्धचालक और पी प्रकार के अर्धचालक। तो ये जो एन प्रकार और पी प्रकार का अर्धचालक है ये दोनों ही क्या है, अपद्रवी या बाह्य अर्धचालक, मतलब किसी को मिलाकर बनाया गया है। तो इसी एन और पी प्रकार के अर्धचालक के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि अपद्रवी या बाह्य अर्धचालक कैसे कार्य करता है, उसमें कब हम उसे एन प्रकार कहेंगे, कब पी प्रकार कहेंगे, या इलेक्ट्रॉन का व्यवस्था में कैसे अनियमितता होती है। क्योंकि हम लोग पहले भी बोले हैं इलेक्ट्रॉनिक दोष का ही ये कहेंगे डिटेल्स में है कि वो किस दोष के कारण किस प्रकार के अर्धचालक में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक, थैंक यू।